हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंधु जीएस एंड इंग्लिश। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे और वर्ब हम लोग का फिनिश हो चुका था। अब हम लोग इस क्लास में प्रेडिकेट का जो एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ऑब्जेक्ट, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहूँगा। कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं कि आप हिंदी में भी लिखा करिए। सो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंस को जहाँ मैं परिभाषित करूँगा इंग्लिश में, वहाँ पे हिंदी में मैं परिभाषा को बोल दूँगा। वे वहाँ से परिभाषा को सुनकर लिख लेंगे और समझ लेंगे। जैसे जैसे कुछ दिन बीत जाएगा तो उनको हिंदी में परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, वे इंग्लिश में ही आसानी से समझ पाएंगे। शुरू के समय में उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आगे सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के परिभाषा को लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के परिभाषा को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अ पर्सन और थिंग, अ पर्सन और थिंग ऑन विच एन एक्शन इज एक्टेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि वैसा व्यक्ति या वस्तु जिस पर कोई कार्य संपन्न होता है, कोई एक्शन जो है एक्टेड होता है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि हिंदी में हम अगर परिभाषाओं को लिखना चाहें तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, वैसा व्यक्ति या वस्तु जिस पर कोई भी कार्य संपन्न होता है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल को लिखा है। जैसे इस वाक्य को देखिए, ही इज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रहा है। यानी कि जो ईटिंग का काम है, खाने का काम है, मैंगो पर संपन्न हो रहा है। तो इस सेंटेंस में जो मैंगो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो इस वाक्य में जो है खेलने का कार्य किस पर घटित हो रहा है, तो खेलने का जो कार्य है वह क्रिकेट पर घटित हो रहा है। तो इस सेंटेंस में जो है क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वैसे वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा है, ही इज वॉकिंग, यानी कि वह टहल रहा है। तो वॉकिंग जो है वर्ब है, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वहीं इस सेंटेंस को देखिए, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। इस सेंटेंस में भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हिंदी के एग्जाम्पल को ले और हम समझने का प्रयास करें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे सुनाई दे रही है, इस वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वहीं इस सेंटेंस की हम बात करें कि मुझे शोरगुल सुनाई दे रही है, क्या सुनाई दे रही है, तो शोरगुल। तो इस सेंटेंस में शोरगुल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वहीं इस सेंटेंस की बात करें तो मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इस सेंटेंस में जो चीखने की आवाज़ हो जाएगी वह ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं ताकि क्लास के बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। जो भी चीज़ यहाँ पे हम लोग क्लास में पढ़ें आपको आसानी से याद हो जाए। तो क्या था ऑब्जेक्ट? वैसा व्यक्ति या वस्तु जिस पर कोई भी कार्य घटित होता है, संपन्न होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपको आसानी से ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, इसके परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ मुख्य बातें होते हैं उनको हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। पहला प्रकार था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। अ पर्सन और थिंग
दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय एन एक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि हिंदी में अगर परिभाषा जाने तो वैसा व्यक्ति और वस्तु दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड, जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड होता है, मुख्य रूप से प्रभावित होता है एक्शन के द्वारा, उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है पिक्चर की तरफ देखो, तो जो पिक्चर है डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है लुक के द्वारा, तो जो पिक्चर हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, आई कैन हियर नॉइज, यानी कि मैं शोरगुल सुन सकता हूं, मुझे शोरगुल सुनाई दे रहा है। तो इस सेंटेंस में जो है नॉइज रिलेटेड है मुझसे, मुझे सुनाई दे रहा है, डायरेक्टली अफेक्टेड है, सीधे संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि वह पत्र लिख रहा है। इस सेंटेंस में जो लेटर लिखने का कार्य है उसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रभावित है, पत्र का लिखा जाना उसके द्वारा डायरेक्टली संबंधित है। तो इसी कारण जो लेटर होगा इस सेंटेंस में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी इस तरह हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझ गए, यानी कि वैसा व्यक्ति और वस्तु जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड होता है एक्शन के द्वारा, कार्य के द्वारा सीधे तौर पर प्रभावित होता है, उसी को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझने की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अब हम बात करते हैं। तो दूसरा प्रकार जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, a person is said to be indirect object if that follow टू कैरेक्टर, यानी कि वैसे व्यक्ति को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे जो कि निम्नलिखित दो बातों को फॉलो करे। या तो पहला बात, रिसीवर ऑफ समथिंग, रिसीवर ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ प्राप्त करने वाला हो, उसे कुछ फायदा पहुंच रहा हो। जैसे मोहन ने मुझे एक कलम दिया, इस सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं, मोहन ने मुझे एक कलम दिया। इस सेंटेंस में मुझे मोहन के द्वारा कलम मिल रहा है, यानी कि मुझे कुछ रिसीव हो रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है। तो इसी कारण जो मुझे है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट है कि बेनिफैक्टर ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ लाभ पहुंचे, यानी कि वैसा सेंटेंस, वैसा ऑब्जेक्ट जिसको कुछ लाभ पहुंचे उसको हम लोग भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मैंने
मोहन के लिए एक कलम खरीदा। इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो मैंने मोहन के लिए, यानी कि मोहन बेनिफैक्टर हो गया। इस सेंटेंस में मोहन को फायदा पहुंच रहा है, मोहन को कुछ प्राप्त हो रहा है, इसी वजह से इस सेंटेंस में मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी कंसेप्ट को समझ गए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। कौन कौन? तो पहला शर्त हो गया रिसीवर ऑफ समथिंग, कुछ पाने वाला हो, और दूसरा शर्त क्या हो गया? दूसरा शर्त हो गया बेनिफैक्टर ऑफ समथिंग, यानी सेंटेंस में उसको, यानी कि सेंटेंस में उसको किसी न किसी तरह से लाभ पहुंच रहा हो, तो उसको भी हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ लिया। अब हम लोग दो नोट्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उन नोट्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे कंबाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे सेंटेंस में जोड़ते हैं, किस तरह उनका क्रम होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ अ सेंटेंस हैज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंगल ऑब्जेक्ट, यदि कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है और उसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, इट मस्ट बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमेशा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब, अगर कोई भी वाक्य है उसमें एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल को लिखा है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है आई बॉट अ पेन, यहाँ पे अ पेन, इस सेंटेंस में मात्र एक ही ऑब्जेक्ट है, तो अ पेन जो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वही दूसरा एग्जाम्पल, रोहन सोल्ड हिज कार, यहाँ पे हिज कार जो है ऑब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस में मात्र एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यह ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? तो यह ऑब्जेक्ट जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे नोट्स पे। दूसरा नोट्स क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, यदि किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों, वन अ थिंग, पहला जो हो थिंग हो यानी कि वस्तु हो, एंड अनदर अ पर्सन, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हो वो पर्सन हो, व्यक्ति हो, पहला वस्तु और दूसरा व्यक्ति हो, द थिंग मस्ट बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो थिंग होगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो वस्तु होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एंड द पर्सन बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पर्सन होगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि इसको अगर हम लोग समझे, अगर कोई सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति है और दूसरा वस्तु है, तो जो वस्तु होता है वह हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो व्यक्ति होता है वह हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को देखिए, आई बॉट अ पेन फॉर मोहन, यहाँ पे दो ठो ऑब्जेक्ट है, एक ठो अ पेन और दूसरा मोहन, यानी कि जो अ पेन है वह ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और जो मोहन है वह व्यक्ति है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से, इस कंसेप्ट के अनुसार जो मोहन हो जाएगा व्यक्ति है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, रोहन सोल्ड हिज कार टू राकेश, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, हिज कार, तो हिज कार जो है वस्तु है, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और राकेश व्यक्ति है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट है रूल्स टू कंबाइन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के क्या नियम होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। रूल्स टू कंबाइन ऑब्जेक्ट, तो दो ठो फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, आप इन दोनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे पहला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू या फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है आप सेंटेंस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आप यदि सेंटेंस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू या फॉर लिखना पड़ता है। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर सेंटेंस में आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर केस में व्यक्ति होता है, तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच में किसी भी टू या फॉर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीकों से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल, राकेश टोल्ड द स्टोरी टू मी। यहाँ पे द स्टोरी और यहाँ पे मी, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने बाद में लिखा है और द स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है, तो इसके बीच में हम लोग टू लिखे हैं। राकेश टोल्ड द स्टोरी टू मी। अगर इसी सेंटेंस को हम लोगों को इसमें अगर कन्वर्ट करना हो, इसमें बदलना हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। राकेश टोल्ड, यहाँ पे जो मी है इसको हम लोग पहले कर देते हैं। राकेश टोल्ड मी द स्टोरी। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे और द स्टोरी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाद में कर देंगे। यहाँ पे टू या फॉर लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि राकेश टोल्ड मी द स्टोरी, सेंटेंस सही होगा। दूसरा एग्जांपल, आई गैव माई पेन। पेन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन जो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा है टू हिम, फिर हम लोगों ने यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा है, तो टू या फॉर बीच में लिखना पड़ा। यहाँ पे आई गैव हिम माई पेन, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बीच में किसी भी चीज़ की लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू मी। यहाँ पे एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में टू आया हुआ है। वहीं इस सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें, इस स्ट्रक्चर में अगर हम बदलें, यानी कि हम लोग पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें, तो सेंटेंस ऐसा होगा, ही एक्सप्लेन्ड मी एवरीथिंग। यानी मी पहले आ जाएगा और एवरीथिंग बाद में आ जाएगा, तो इस सेंटेंस में टू या फॉर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यही हमारा ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट था। ऑब्जेक्ट में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट की परिभाषा को जाना, फिर ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उदाहरण के माध्यम से उन दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीकों से समझा। उसके बाद हमने बात किया दो इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। इन नोट्स को आप हमेशा याद रखिए। पहला नोट था, अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा हमारा नोट्स क्या था, तो दूसरा नोट्स था, अगर कोई सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट है, पहला व्यक्ति और दूसरा वस्तु, तो जो व्यक्ति होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो वस्तु होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे कंबाइन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए दो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जाना। पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू या फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में हम लोग पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो टू या फॉर लिखना पड़ता है, वहीं अगर पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो उसके बाद टू या फॉर की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, उसके बाद सीधे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों स्ट्रक्चर को आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर सेंटेंस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया हो और सीधे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया गया हो और टू या फॉर नहीं हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा और सही कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आज ऑब्जेक्ट का सेशन समाप्त हो गया। अब जो प्रेडिकेट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दो और महत्वपूर्ण पॉइंट बढ़ जाता है, पहला कम्प्लीमेंट और दूसरा एडवर्बियल। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग कम्प्लीमेंट पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।